हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2017 का पेपर हल करेंगे। 2017 में जो आया हुआ पेपर था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो जितने पेपर होते हैं उसमें से ये पेपर जो होता है सामाजिक अध्ययन का पेपर या सामाजिक विज्ञान का पेपर, वो होता है कितने नंबर का? 50 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। तो मेरा क्वेश्चन लिखने का तात्पर्य ये है कि जिनके पास मान लीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं हो तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और देख सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम क्वेश्चन ना लिखें तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कल से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है टोटल टाइमिंग जो होती है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब लिखने वाले होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो हम शुरुआत करते हैं। और एक बार पढ़ने से पहले ये बता दें कि अगर किसी को साफ नहीं दिखाई देता है तो मोबाइल में ऐसे मोबाइल की स्क्रीन होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डॉट्स रखे रहते, बिंदु टाइप के रहते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लोग क्वालिटी होती है, लिखा रहता है क्वालिटी, तो वहाँ से आप लोग जो है 480 कर लीजिए, या फिर क्या अगर आपके मोबाइल में 720 हो तो वहाँ पे बढ़ा लीजिए क्वालिटी, आपके मोबाइल में जो है वीडियो साफ दिखेगी। तो ये बात हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो पहला क्वेश्चन आता है वो, तो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था सामाजिक अध्ययन का कि महमूद गजनवी द्वारा, ये देख लीजिए, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? क्या कह रहा क्वेश्चन कि महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1023-24 में। कब हुआ था? 1023 से लेके 24 तक। महमूद गजनवी का जो मुख्य काम था वो भारत में इसलिए आया था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और जितना हो सके भारत में जो धन संपदा है वो लूट के यहाँ से ले जाए। और उसने जो है भारत में आकर क्या किया, बहुत सारे मंदिर लूटे, क्योंकि हिंदुओं में जो होता है वो बहुत सारा जो धन होता है वो हिंदू के मंदिरों में ही पाया जाता था। तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं अभी आज भी कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा उसमें है। तो उसी में से एक सोमनाथ मंदिर था, तो उसी में जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जिसमें से बहुत सारे धन दौलत सोना चांदी रुपए उसने लूटा था। तो वही ये बहुत ही मुख्य, बहुत सारा लूटा था। तो इसीलिए पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1023 से 1024 में। डिटेल में जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे कभी तब हम देखेंगे, लेकिन अभी जो सवाल पूछा गया है उतना ही बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? क्या है कि तराइन का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी जो है ये मुख्यतः काबुल जो होता है अफगानिस्तान की राजधानी थी उस समय और इस समय भी होगी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक जो है राजपूताना शासक थे, इनके और इनके बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान? तो वो कौन था? लिख लीजिए यहाँ पे। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम क्या होता है? पहले के ज़माने में जो राजा या सुल्तान हुआ करते थे वो अपने सैनिकों के या अपने वफादार कह सकते हैं उसको खरीद के लाते थे गुलाम। वहाँ पैसे देते थे कुछ, उस समय जो टका या जिस तरह का पैसा चलता था उसको देकर वो खरीद के लाते थे। तो उसी में अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का प्रथम जो सुल्तान हुआ था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो गौरी था ये गौरी का ही गुलाम था ये। तो इसको जो है इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तो क्या हुआ कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम बात करते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक कब बना। क्या क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक कब बना। तो वो कब बना था, 1266 ईस्वी में। कब बना था, 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में कब बना था, जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली का शासक बना था। तो ये हो गया, ये हो गया, ये और चौथा। अब 5वां क्वेश्चन है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। क्या लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, बहलोल लोदी ने। चौथे का हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी। आप लोग ऑप्शन में दिया रहेगा तो यहाँ पे लोदी है तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि बहलोल लोदी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ये केवल एक नंबर का है तो इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि विजयनगर साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था। मतलब एक साम्राज्य था उस समय, पहले साम्राज्य हुआ करते थे, तो उसमें ये पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था। तो वो 6 प्रांत में बटा हुआ था। तो 6 प्रांत में बटा हुआ था। फिर ये क्वेश्चन आया था बहुत ही सरल कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि गोल, बचपन में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, अभी सीटेट में पेपर आया हुआ था कि पृथ्वी का आकार क्या है, पिछले पुराने पेपरों में कि पृथ्वी का आकार क्या है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसको माना गया था पृथ्व्याकार। पृथ्व्याकार एक ये था और दूसरा था पृथ्व्याकार ही उसमें आंसर दिया हुआ था। तो इसको जो अगर ऑप्शन में गोल ना दिया रहे तो उसमें अगर पृथ्व्याकार दिया हुआ है तो उसको भी मान सकते हैं। पृथ्वी को गोल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी जो होती है, मान लीजिए गोल है, इसमें बहुत सारे, इसमें झील है, तालाब है, तो ये कहीं ना कहीं धंसा हुआ गड्ढा है और ये 23.5 डिग्री अंश पे झुकी हुई है, तो इसलिए हम गोल नहीं मान सकते हैं। लेकिन लोग मानते हैं, तो ऐसा अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो आप लोग गोल मानेंगे, नहीं तो जो अगर पृथ्व्याकार दिया है तो वो भी मान सकते हैं। अब कहते हैं कि ग्रीष्म, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ था कि ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। क्या है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण, तो हमारे यहाँ जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं आप लोग ये देखे होंगे, ये हमारा भारत है ये, तो यहाँ पे चूँकि चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। तो ये जब मतलब जैसे कि मानसून जब होता है तो वहाँ हवाएं चलती हैं और जो है पहाड़ों से टकरा कर और बारिश करती हैं। ये जो है तट पे, जो मालाबार तट, उड़ीसा का तट, उत्कल तट है और जितने भी तट है, तो यहीं पे बारिश होती है, चक्रवात से भी बारिश होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या है, तो ये भी है कि जब यहाँ से हवाएं उड़ती हैं गर्म होके आर्द्रता को लेकर ऊपर उठती हैं और जो है पहाड़ों या उसे टकरा कर अपनी बारिश जो है वहाँ पे आर्द्रता को गिरा देती हैं। तो वही कहते हैं कि जो है ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, मानसूनी हवाएं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि संविधान कब लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था, 1950 ईस्वी को। ये हमारा तात्पर्य ये है, केवल क्वेश्चन हम लिखे हैं इसलिए कि जो आए हुए हैं, लेकिन इसको जो पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर वाइज तो बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन का जो है कलेक्शन करके लाए हैं जो पेपर में आया है, 2017 में ये पूरा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 की बात करते हैं कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था। क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था 305 ईसा पूर्व। क्या हुआ था, कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस जो था वो मकदूनिया का निवासी था, वो भारत मतलब पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था। तो वो जब भारत आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय साम्राज्य था, तो उनसे जब लड़ाई हुई, मतलब आक्रमण किया उसने और बहुत मार काट हुआ, एकदम जनहानि हुई। तो ये पूछा था कि टाइम पीरियड पूछा था कि कब हुआ था, तो हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व को हम BC भी लिखते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट,
बी मान मतलब होता है बिफोर और सी माने क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे साधारण मृत्यु नहीं हुई थी। उस समय एक प्रथा चल रहा था। कौन सा प्रथा? संलेखना प्रथा। कौन सा? संलेखना प्रथा। इसमें क्या होता था? इसमें ये होता है कि मनुष्य बिना खाए पिए मतलब बिना भोजन पानी ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग देता था। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब अपना साम्राज्य छोड़कर गए तो उन्होंने जो है नदी के किनारे बिना खाए पिए और अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो जब त्याग देते हैं तो उसमें जो होता है चील कौवे जो होते हैं उनके मांस को नोच के खाते हैं। जब हड्डियाँ बचती हैं तो उसको जला दिया जाता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे जो है राजा हुए जो अभी फ़िलहाल वर्तमान की बात करें तो ये प्रथा शायद बंद है उसमें जो है, क्योंकि ये जो एक प्रकार सा मतलब बहुत ही दयनीय घटना है। तो इसलिए इसको जो है अवैध माना जाता है। तो सरकार हमारी इस पे शायद बैन लगा दी है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? क्या है? मौर्य साम्राज्य, जैसे बहुत सारे साम्राज्य थे तो ये पूछा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था बृहदर्थ। लिखा है, आप लोग लिख लेंगे बृहदर्थ। तो बृहदर्थ हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो बहुत सिंपल, मतलब जैसे कि बुक में पढ़ेंगे तो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो एक पेज में जो छपा रहता है तो वो नहीं, आप लोग को मतलब आना चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे मेन चीज़ें आती हैं तो आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये बातें हो गई। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 319 ईस्वी में। कब हुआ था? 319 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आया था कि गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 319 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है देवगढ़ में। आप लोग सर्च करके बताएंगे कि देवगढ़ जो है कहाँ स्थित है। अगर नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पाल वंश में अगर वंश हटा दिया जाए पाल आता है, तो इससे याद रखिए कि गोपाल ने की थी। क्या? गोपाल ने किया था। गोपाल में भी पाल आता है। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो है पाल वंश की स्थापना जो किसने किया था? गोपाल ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव थे, ऐसे बिल्कुल टिक करने वाला होता है। तो टोटल 50 नंबर के पेपर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि चंदेलो, यहाँ पे लिख लीजिए, चंदेलो के 2 प्रमुख नगर, उस समय नगर हुआ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत शहर होते थे और नगर होते थे। तो उसमें ये पूछा है कि चंदेलो के 2 प्रमुख नगर, मतलब बहुत सारे नगर थे लेकिन उसमें से 2, तो एक लिख दीजिए आप लोग खजुराहो और दूसरा महोबा। ये देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा है? खजुराहो और महोबा। ये तो चंदेलो के 2 प्रमुख नगर कौन से हो गए? खजुराहो और महोबा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि लिखो। राजपूत काल था उसके जो है जो प्रमुख 4 कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले हैं, इसका आप लोग नाम जानते होंगे, एक है पृथ्वीराज रासो। कौन? पृथ्वीराज रासो। दूसरा कौन है? हलायुध। कौन है? हलायुध। तीसरा नयन चंद्र और चौथा कौन है? पद्म। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया पृथ्वीराज रासो, दूसरा हलायुध, तीसरा नयेंद्र सूरी और चौथा हो गया पद्म। फिर से देख लीजिए एक बार कि राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से थे? पृथ्वीराज रासो, दूसरे हैं हलायुध, तीसरे हैं नयेंद्र सूरी और चौथा कौन है? पद्म। अब क्वेश्चन ये आया था 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन था कि भोज प्रबंध के लेखक कौन है? भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बल्लाल। कौन है? बल्लाल। याद रखिए, बल्लाल। तो आप लोग इसे याद रखते हैं, मतलब अपने टेक्निक के अनुसार बना लीजिए कुछ ट्रिक कि
मान लीजिए कोई बच्चा आया है, वो अपने मम्मी से खाना मांग रहा है कि मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, तो मम्मी क्या बोलती है, बल्ला उठा के लाओ तभी हम तुम्हें भोजन देंगे। तो आप इसे बल्ला से याद रख सकते हैं, बल्लाल, और भोजन से भोज प्रबंध से आप दिमाग में रख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट में भी 1000 बार आया है जब से हो रहा है तब से, और ये DLED में भी पूछा जाता है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिशर। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि राजा लोग जो है कुछ गीतकार अपने मनोरंजन के लिए गीतकार रखते थे, कुछ लेखक लिखते थे, मतलब रखते थे लिखने के लिए, ऐसे ही रखते थे। तो ये भी ऐसे रखे थे, तो जो है वो बहुत सारी किताबें लिखते थे, तो उन किताबों को पूछ लिया जाता है कि ये किताबें को जो है किसने लिखा है। तो अगर बात की जाए कि भोज प्रबंध किसने लिखा, तो बल्लाल ने लिखा, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, वो हरिशर ने लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से अपने शरीर त्यागा था, वो संलेखना प्रथा से त्यागा था। अब क्वेश्चन नंबर आता है, ये देख लीजिए हमें, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई 2 मस्जिद का नाम लिखो। अभी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई 2 मस्जिद कौन कौन सी है, एक है कुव्वत उल इस्लाम और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा की कहानी ये है कि ऐसा था कि उसका एक चिश्ती था, मतलब जैसे कि चिश्ती किसको कहते हैं, उस समय के जो हाफिज जी हुआ करते थे, तो उसका गुरु एक टाइप का कह सकते हैं। तो उस दिन वो आए हुए थे घूमने के लिए, तो उसने जो है उनके रहने के लिए जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने जो है वो झोपड़े को मतलब 2.5 दिन में कंप्लीट करवाया था इसे, अब बढ़िया अच्छा सा, तो इसलिए उसको बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सल्तनत काल का सर्वोच्च अधिकारी कौन। तो उस समय में ज़्यादा जो है 1526 ईस्वी में जो है बाबर का और इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 से ही गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1526 से लेकर 1707 तक गुलाम जो है 1526 से लेकर 1707 तक जो है मुगल काल चलता है। फिर 1707 से लेकर और 1857 की जो क्रांति होती है वहाँ तक मुगल देखने को मिलते हैं। लेकिन इधर के जो 1526 से लेकर और 1707 तक के जो मुगल होते हैं, वो जो होते हैं बहुत अपने मतलब साम्राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन इसके बाद में जब 1707 से उधर जब मतलब पीरियड आता है, तो वहाँ पे मुगल जो होते हैं कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, उनका जो शासन है वो बटुरता चला जाता है। तो इसलिए हम अगर मानते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत जब मतलब मुगल काल कुल मिला के 1526 से लेकर और 1707 तक मानते हैं कि मुगल काल का सर्वोच्च काल था इस टाइम, औरंगजेब के समय तक। तो मैंने क्या बताया कि सल्तनत काल का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो उस समय मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि ये भी बाबर ही मुस्लिम था। तो उस टाइम मुस्लिमों में जो है सबसे बड़ा पद जो था, पदवी था, वो सुल्तान ही था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो सल्तनत काल का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो सुल्तान कहलाता था। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 आया था कि सल्तनत काल का जो, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किसमें बदल जाती है। हिम नदी मतलब, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ से जो नदियाँ निकलती हैं वो जो है अपरदन होता है, जब अपरदन मतलब कटाव छटाव कह सकते हैं। तो जब वो इधर उधर अपने रास्ते चेंज करती हुई चलती हैं, तो कह रहा है कि हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी, जैसे नदियाँ मान लीजिए कि ऐसे नदियाँ बहती आ रही हैं, ऐसे घाटी बना ली, तो कह रहा है कि बी आकार की घाटी जो है अपरदन से किस तरह की घाटी बन जाती है, तो वो यू आकार की घाटी बना लेती है। तो ये याद रखिए कि हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस में चेंज हो जाती है, तो वो यू आकार में चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर ये 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाष्पीकरण क्या होता है। आप लोग वाष्पीकरण बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे साइंस में, क्लास 6 से लेकर, कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण जैसे कोई द्रव है, द्रव किसी ठोस या और किसी चीज़ में ना बदले हुए डायरेक्ट जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपकी मम्मी ने इसमें जो है
पानी रख दिया जार में और यहाँ पे जला दिया जार, ऐसे ऐसे कुछ जल रहा है, तो ये पानी है। तो पानी ठोस में थोड़ी ना चेंज होता है, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की अगर परिभाषा पूछा था क्या होता है, तो ये कहता है कि जो द्रव का जो है गैस में परिवर्तित हो जाना जो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 25। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 25 है कि सूर्याभिताप किसे कहते हैं। क्या, सूर्याभिताप किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, सूर्याभिताप वो होता है सूर्य से आने वाली ऊष्मा जब वातावरण द्वारा शोषण कर लिया जाता है। तो देखिए जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य से जब रोशनी हमारे पृथ्वी में, ये हमारे जो है धरती का, जो हमारी पृथ्वी माता है उनका ये वातावरण है, तो जब सूर्य से किरणें आती हैं, रोशनी आती है, तो हमारे जो पृथ्वी का वातावरण है उसके द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। ये सूर्य के द्वारा आने वाली किरणें जब हमारी पृथ्वी का वातावरण, जो हमारा वातावरण है वो अवशोषित कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्याभिताप। मतलब सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण करना क्या कहलाता है, सूर्याभिताप कहलाता है। ये हो गया सूर्याभिताप। आप लोग जिसे समझ लेंगे तो अपने आप ही लिख लेंगे, वो मैंने लिख दिया, वैसे क्वेश्चन लिखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। 25 हो गया, 26 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं कि लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक जो समझे जाते हैं। क्या होता है, लोगों के जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक मूल्य जो, तो क्या हुआ, मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार उसे कहते हैं कि लोगों के जीवन के लिए, जो ये मूल अधिकार होते हैं ये लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। मतलब मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो अधिकार है ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपके जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट न जाके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें जो होता है मान्यता है। तो अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट न जाके जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ये भारत में एक ही है, वो भी दिल्ली में है, तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 27 है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो वो 2 भागों में किया गया। कौन कौन से, श्रम और पूंजी। ऐसे क्वेश्चन आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर का आता है। तो क्वेश्चन आता है अगर कि जो है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो 2 भागों में। कौन कौन से, श्रम और पूंजी। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा था कि उत्पादन किसे कहते हैं। क्या, उत्पादन किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 28 दिया था, उत्पादन किसे कहते हैं। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया। क्या, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा जो है जब कुछ निर्मित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन। अरे भाई जो कोई भी हम लोग सामग्री लेते हैं तो निर्मित ही तो किया जाता है, तो ही जो है निर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। 29 क्या है, 29 आया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो 1986 में पारित हुआ। लिख लीजिए यहाँ पे 1986 ईस्वी में पारित हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1986 में। अब देखते हैं क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कह रहा है कि भारत कहाँ स्थित है। तो ये जान लीजिए आप लोग कि भारत कहाँ स्थित है। अगर चित्र बना के देख लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो भारत देख लीजिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है ये, और ये इक्वेटर हो गया, मतलब इक्वेटर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये जो हो गया वो कर्क हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। तो देखिए, तो हमारा भारत है, और ये जो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा। तो हमारा भारत जो आता है वो
0 डिग्री से लेकर, मतलब जैसे कि हमारा भारत यहाँ पे आता है, मतलब उसका यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे बंद कर दें, ये हमारा भारत ऐसे ये जो है ऐसे ये हमारा भारत हो गया। तो हमारा भारत यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, उत्तर है, और यहाँ पे क्या है, दक्षिण है, और यहाँ पे क्या है, पूरब, और यहाँ पे पश्चिम। ये तो क्वेश्चन आपके यहाँ आया है, आपके इसमें पूछा गया है कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो ये देख लीजिए, यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पूर्व, यहाँ उत्तर। तो क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर में स्थित है। क्या, पूर्व और उत्तर में, इतने में तो आ रहा है। तो हमारा भारत जो स्थित है वो कहाँ है, पूर्वोत्तर में। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ था, तो आप लोग लिख लेंगे कि हमारा भारत पूर्वोत्तर में स्थित है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 30। यहाँ पे लिख दीजिए कि भारत हमारा कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर में। ये अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, उसमें कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण कब हुआ था। क्या क्वेश्चन आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण कब हुआ था। तो वो हुआ था 298 ईसा पूर्व में। ये केवल टाइम पीरियड ही पूछा था कि कौन से सन में या ईसा पूर्व में हुआ था। तो अभी मैंने बताया कि ईसा पूर्व को BC कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो इनका राज्यारोहण और चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आया था कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से 4 रत्न लिखो। जैसे हमारे जो मुगल वंश के जो राजा थे, जिनको महान अकबर सम्राट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हिजरी संबल लागू किया था, उसमें इसमें ये कहा गया है कि उनके भी 9 रत्न थे और इनके भी जो है 9 रत्न थे। मतलब अगर बात किया जाए तो हमारा मतलब जितने भी राजा हुए हैं उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न थे और एक अकबर के। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राजाओं के पास जो है 9 रत्न हुआ करते थे, तो वो अकबर हो जाएंगे और दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो 9 रत्न थे उसमें से 4 के नाम लिखो। तो 4 के नाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी और बेताल भट्ट। आप इसमें से 2 लोग का नाम बड़े आराम से याद कर सकते हैं कि पहले आप लोग कहानी सुने होंगे, जो कालिदास हैं वो बहुत महान कवि हुए हैं और ये बहुत मूर्ख थे बचपन में, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो अंग्रेज लोग आए हैं सब किताबों को जो है उल्टा सुल्टा लिख के बेकार कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिला है, केवल ऐसे कह दिया गया। बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि कालिदास जो है वो जो है मूर्ख थे और जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब जो है भ्रम, हिंदुओं और जो भी हमारे यहाँ भारत के सबको भ्रम करने के लिए ऐसा लिख दिया गया है। ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। आप जब ऋग्वेद या कुछ ऐसा पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें लिखा है कि कालिदास को ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया। वो केवल सब बेकार करते, हिंदू मुस्लिम सबको लड़ा के चले गए हैं। तो कालिदास की बात की जाए तो आप इसे याद रख सकते हैं कि कालिदास के साथ एक बेताल भट्ट को अगर याद करें तो मान लीजिए ये एक सेकेंड, ये हमारा पेड़ है। तो आपने बचपन में जो पढ़ा था कि जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो मान लीजिए ये कालिदास यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, पेड़ को काट रहे हैं, ठीक। और इसी पे अब कोई है नहीं यहाँ पे, यहीं पे भूत बैताल रहते हैं। तो आप 2 कवियों के नाम ये याद कर सकते हैं कि कालिदास और बेताल भट्ट। तो ये 2 याद रख सकते हैं। तो कालिदास और बेताल भट्ट ये 2 कब हो गए, और तीसरे हैं अमर सिंह और धन्वंतरी। तो 4 लोग का नाम याद रखिए कि अमर सिंह और धन्वंतर बात करते हुए जंगल में जा रहे थे। वहाँ उन्होंने जो है कालिदास को लकड़ी काटते हुए देखा और कालिदास को बेताल भट्ट से बात करते हुए देखा। आप चारों का नाम याद कर सकते हैं कि जो है अमर सिंह, धन्वंतर जा रहे थे जंगल में और उन्होंने कालिदास और बेताल भट्ट को जो है जंगल में लकड़ी काटते हुए बात करते हुए देखा। तो ये चारों हो गए। तो 32 नंबर क्वेश्चन हो गया कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से 4 जो थे उनका नाम है कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतर, और 2 कौन हो गए जो है बेताल भट्ट और कालिदास। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 आया था कि विशाख दत्त के 2 नाटक के नाम लिखो। क्या, विशाख दत्त के 2 नाटक के नाम लिखो। तो विशाख दत्त जो थे एक लेखक थे, उनके भी 2 नाटक हैं, एक है मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्र गुप्तम। हम बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वो नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 33। क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 40 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि विशाख दत्त के 2 नाटक कौन से हो गए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम।
अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये पूछा था कि राजपूत कालीन पूर्वी भारत क्या कहेंगे? जैसे ये हमारा मान लीजिए भारत है, यहाँ पे ऐसे कुछ भारत है ये, तो पूर्वी भारत इधर का क्षेत्र हो जाएगा। इधर पूरब आता है तो पूर्वी भारत इसको बोलते हैं। और यहाँ का अगर बात करें तो इधर उत्तर आता है, इधर पूर्व, तो इधर इसको पूर्वोत्तर कहते हैं जो 7 सिस्टर होती हैं। और इसको दक्षिणी भारत, इधर पश्चिमी भारत। अगर इधर की बात करी जाए सप्त सिंधु प्रदेश की तरफ तो इधर हो जाएगा, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, तो पश्चिमोत्तर हो जाएगा। तो ऐसे बनाना सीखिए धीरे धीरे। तो ये पूछा था कि राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 मंदिर। पूर्वी भारत कौन सा हो गया? इधर का क्षेत्र जो होता है वो। तो राजपूत कालीन के 4 प्रमुख मंदिर कौन से हैं? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये आप लोग ढूंढ के लिख लेंगे, क्योंकि लोकेशन अगर पता रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी याद हो जाता है, हमारे दिमाग में जो है वो रिदिम नहीं करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 4 मंदिर कौन कौन से होंगे? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो ये हमारा मान लीजिए भारत है, ये हमारा भारत हो गया। ऐसे ये इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया ये, ठीक। तो बात किया जाए कि यहाँ पे आता है उड़ीसा, यहाँ पे क्या आता है? उड़ीसा, ठीक। जी, यहाँ पे उड़ीसा आता है। तो और यहाँ पे आता है तमिलनाडु। मतलब देख लीजिए, यहाँ पे आता है, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु आता है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और इधर पे पूर्वोत्तर भारत शुरू हो जाता है। तो ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में 3 मंदिर कौन कौन से आते हैं? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बारे में आप लोगों ने जो है उसमें दिखाया गया कि उसमें रथ है सूर्य का, मतलब उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो सूर्य मंदिर मतलब लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ये है हमारे भारत का जो राज्य है उड़ीसा। तो यहाँ पे, और एक जो मीनाक्षी मंदिर है ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये। तो ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? ये क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 के बाद हम लोग 35 से 40 देख लेते हैं कि 35 देख लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ये कहा गया है कि भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंप किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 में कि भूकंप किसे कहते हैं? तो ये भूकंप जो होता है वो भूकंप किसे कहते हैं? तो जो हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, जैसे ये धरती हो गया, धरती जो है हमारी बनी है उसके अंदर जो है बहुत सारी प्लेटें होती हैं। तो प्लेटें जब टकराती हैं तो हमारे पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसके अंदर, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि आंतरिक हलचलों के कारण जो है हमारी पृथ्वी पर जो है कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप की बात हो गई। अब बात ये पूछा था कि भूकंप को किससे किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। किस पे? सिस्मोग्राफ पर नापते हैं। और किस स्तर पर? जो है रिएक्टर एक होता है, इसके बारे में नहीं लिखते हैं। मतलब कुल मिला के जानिए कि जो है आंतरिक हलचलों के कारण हमारे धरती पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ऐसा कहा जाता है कि सिस्मोग्राफ जो होता है ये नापने का यंत्र हो गया। और एक होता है जब भूकंप आता है तो ऐसे कहा जाता है कि जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ से गैस निकलना मतलब प्रारंभ हो जाती है, जिसको मतलब एक गैस है तो वो निकलना शुरू हो जाती है, जिससे कुत्तों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो क्वेश्चन आया था कि भूकंप किसे कहते हैं? तो आंतरिक हलचलों के कारण हमारे जो धरती का सतह का कंपन होना या हिलना जो है क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब भूकंप को किस पे नापते हैं? तो वो सिस्मोग्राफ पे नापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट कहते हैं कि उपभोग करने के पश्चात बची शेष चीज़ें। क्या होता है? उपभोग करने के पश्चात बची हुई चीज़ें। मतलब अपशिष्ट क्या कहलाता है? उपभोग करने के पश्चात जो बची हुई चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो सब्जी में छिलका उलका निकला तो एक प्रकार से अपशिष्ट हो गया, आप लोग ले जाते हैं कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो क्या कह रहा है? उपभोग करने के पश्चात बची हुई चीज़ें क्या कहलाती हैं? अपशिष्ट कहलाती हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
36। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि संविधान बनाने में लगा समय, संविधान बनाने में लगा समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। क्या था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? क्या? मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो वो है सरकार की निरंकुशता। ये देख लीजिए, सरकार की निरंकुशता, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। क्यों? अगर हमारे मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार जो है सरकार की निरंकुशता पर जो है रोक लगाते हैं, क्योंकि अगर सरकार अपने मन का करने लगे, मतलब चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, अपने मन का करने लगे, तो एक प्रकार से जो दक्षिण कोरिया या जो उत्तरी कोरिया के जो किम जोन जहाँ के वो हैं, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ये है निरंकुशता। वहाँ के राजा जो है एक प्रकार से निरंकुश है, मतलब चाहे जनता के हित में कोई कार्य हो या ना हो, वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। तो वो वहाँ पे निरंकुशता मतलब दर्शाता है। वहाँ डेमोक्रेसी ना होके, मतलब वहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब मोनार्की टाइप का कह सकते हैं, कि मोनार्की भी नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो है, क्योंकि देखिए जो जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, अगर उसको मान लीजिए कि अगर उनका मन हुआ तो उसको फांसी पे भी चढ़वा सकते हैं, चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो। तो कुल मिला के क्या होता है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो वो हमारे जो है सरकार की निरंकुशता, मतलब सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती है। मतलब अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो सरकार को हटवा सकती है, लेकिन हाँ सारी जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो हमारा इसीलिए हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पे एक अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा भी है कोई, कि जनता द्वारा, जनता देखो जनता के द्वारा जनता के लिए जो होता है चुनी गई जो सरकार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग मतलब डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र है हमारे भारत का। तो ये विकसित ये हो गया क्या? मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? सरकार की निरंकुशता पर। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपनी चीज़ें सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? तो जो ये विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो स्तर होता है बहुत उच्च होता है, मतलब यहाँ हर चीज़ मतलब उपलब्ध होती है। और जो विकासशील होता है वो जो होता है वहाँ का जो स्तर है वो निम्न होता है। जैसे कि अभी बात करें कि यहाँ विकसित में, तो जैसे जापान हो गया, USA हो गया, ये सब विकसित मतलब विकसित अर्थव्यवस्था में आएगा। इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है हर मतलब मनुष्य के लिए। लेकिन अभी विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी मतलब भरपेट दो टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे अगर देखा जाए आप भूखमरी सूचकांक उठा के देखेंगे तो हर साल कितने बच्चे मतलब भूख के कारण मरते हैं, कितनी जनता मरती है। तो इसलिए ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था में हो सकता है। विकसित अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें जो होते हैं वो उच्च स्तर का कह सकते हैं कि सारी कुछ वहाँ उपलब्ध होता है। लेकिन विकासशील जो होता है वहाँ पे अभी हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है विकसित की तरफ। तो ये हो गया विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या केवल विशेषताएं लिखना है? आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि आपको आता है या नहीं। तो आप लोग केवल पॉइंट वाइज लिखिए, बस ज़्यादा पन्ना मतलब भरने की ज़रूरत नहीं है कि पेज भर दीजिए 10-15, इतना टाइम भी नहीं रहता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उसको बहुत बड़ा लिख देते हैं, लेकिन नंबर उतना ही देगा। वो एग्जामिनर आपका माइंड चेक करता है और उसमें लोक गाथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा जो हमारे साथ पढ़ने वाली थी सब, वो जो है कम शब्दों में भी लिख के बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करी है। किसी का 94-95% है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 40 क्या कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा आर्थिक अर्थव्यवस्था,
आर्थिक व्यवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? राजनीतिक, एक सेकंड, राजनीतिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था लिख दीजिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे चल नहीं रहा है ये, डाल ली इसमें इंक। एक हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्नों की संख्या भी 40 होती है, 15 ऑब्जेक्टिव और जो है बाकी जो होते हैं वो होता है लिखने वाला। तो ये हो गया हमारा आज का फिनिश हो गया। अब हम कल की बात करेंगे। आप लोग अगर जो आपको कमी आती है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम, और कैमरे की बात है तो वो कुछ दिन में कैमरा आ जाएगा, तब साफ दिखाई देगा। और बाकी जो मोबाइल है फिर एक बार देख लीजिए, ये हमारा मोबाइल है, मान लीजिए स्क्रीन, यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई देंगे आप लोग को, वहाँ से जाके आप लोग अपना क्वालिटी चेंज कर लेंगे। मतलब 480 या 720 अगर दिया है तो उस पर क्लिक करेंगे, जिससे जो है ये पूरा क्लियर आएगा, सब कुछ दिखाई देगा।